आज हम लोग छिन्नक फ्रस्टम के विषय में बात करेंगे, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में ग्लास भी कह सकते हैं, फिर बाल्टी भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि छिन्नक होता क्या है। ठीक है, छिन्नक कहते किसे। ठीक है, तो एक शंकु, अगर मैं बात करूं एक शंकु की, तो शंकु हो गया। ठीक है, फिर इसके यहाँ पे केंद्र हो गए वृत्त का। यह जो है इसका त्रिज्या हो गया, जिसे हम लोग बड़ा आर द्वारा सूचित कर सकते हैं। आप इसको बड़ा आर, छोटा आर, R1, R2 कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसे बड़ा आर के द्वारा मान रहा हूं, बड़ा आर इकाई। ठीक है, फिर यहाँ जो आपका यह जो बन रहा है इसे बोलते हैं ऊंचाई, बड़ा H इकाई। तो इसके विषय में तो हम लोग बात इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज बात हो रही है छिन्नक की। तो यहाँ से ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई से कहीं से किसी भी बिंदु से अगर दूसरा एक शंकु काट लिया जाए, ठीक है, मतलब अगर इसको मिट्टी का एक इस तरीके की आकृति को बना के बीच में से काट के देखिए, तो आपको ऊपर एक शंकु निकल जाएगा। यहाँ से ये वाला हिस्सा एक अलग छोटा सा शंकु प्राप्त हो जाएगा। तो जब ये छोटा सा शंकु जब प्राप्त हो जाएगा, तो बीच वाला जो हिस्सा बचेगा यह क्या कहलाएगा? छिन्नक। जो लाल रंग से मैंने रेखांकित किया है वह क्या कहलाएगा? छिन्नक। तो अगर ध्यान से देखिए आप, तो आपकी जो बाल्टी है, जिस बाल्टी को आप हमेशा उपयोग करते हो, वह बाल्टी भी इसी आकार का है। जो ग्लास होता है लगभग उसी आकार का होता है। समझ गए बातों को? तो ये जो आकृति जो आप रेड रंग से देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं छिन्नक। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा बनाई जाए। मैंने आपको कई बार बताया है कि परिभाषाएं जो है अपने हिसाब से समझ बूझ करके भी बनाया जा सकता है। तो अब आप इसकी परिभाषा बनाओ, क्या बन सकती है परिभाषा? हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा बना सकते हो, आप खुद से बना सकते हो। छिन्नक किसे कहते हैं, छिन्नक क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कि एक बड़े शंकु से या किसी भी प्रकार के शंकु से, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई के अनुदिश, ऊंचाई के किसी बिंदु से काटे गए क्षेत्र के बाद बचे हुए मूल शंकु के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? छिन्नक बोलेंगे। ठीक है, परिभाषाएं बनाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। तो अभी तो हम समझ गए। अब हम लोग आज की वीडियो का मकसद यह है कि इसमें जो सूत्र होते हैं, जैसे कि जो छिन्नक का क्या होता है, छिन्नक का जो आयतन होता है, छिन्नक की अगर आयतन की बात की जाए, तो जो इसकी आयतन होती है कितनी होती है? कोई भाई किसी याद है? 1/3 पाई एच इंटू R1। अच्छा, R1 ही बोलिए ना, R1 स्क्वायर R1 इंटू R2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो आप फार्मूला याद किए हो, इसको आप H मान लिए हो, उसके हिसाब से मैंने कहा था बदल सकते हो आप। इसको बड़ा R की जगह पे आपने R1 माना है, और यहाँ जो आपका जो आया हुआ है इसको आपने R2 मान करके बनाया है। तो आज की इस वीडियो का मकसद यह है कि आखिर ये फार्मूला प्राप्त कैसे होता है। तो अभी मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि शंकु का आयतन, छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग लिख सकते हैं, सिद्ध करें कि शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर इतना 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 कैसे होता है, या सिद्ध करें कि शंकु के छिन्नक बराबर इतना इतना इतना। ठीक है, सवाल बना लीजिए, तब मैं उसको भी हल कर रहा हूँ। तो
अब हम लोग को सिद्ध करना है छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बनाएंगे। तो यहाँ एक शंकु प्राप्त हो गया, नाम देंगे अगर इसका तो केंद्र हो गया O A B C, एक ऊंचाई यहां से गिरेगी, फिर यहाँ एक बिंदु ले लेंगे, यहाँ से एक शंकु काट लिया गया, ठीक है। इसका नाम दे देंगे डी ई, ठीक है। और लिखेंगे माना कि साधारण प्रतिज्ञा देके लिख सकते हैं, साधारण प्रतिज्ञा देके माना कि ए सी बी एक शंकु है, ठीक है, जिसमें ओ ए बराबर R1, डी बराबर R2, R1, फिर BO बराबर H1, फिर OD बराबर H, फिर L की आवश्यकता नहीं है जब आयतन की बात करना है तो, लेकिन फिर समझने के लिए थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, AB बराबर L एंड AE बराबर L1, ठीक है। इतना लेकर के अब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। आपको यह पता है कि छिन्नक क्या होता है, उसके आयतन की बात अगर की जानी है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमको निकालना है कितना, मान लीजिए इतना निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से छोटा शंकु घटा देना है, बड़े शंकु में से छोटा शंकु घटा देना है, तो ऑटोमेटिक छिन्नक का आयतन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर छिन्नक का जो आयतन है वो ओडी को हमने एच माना है, एच मान करके इसको बनाने की कोशिश किया गया है। तो देखिए अब आगे इसमें होगा यह एच का मान कैसे होगा। आप अगर इसको यहाँ अगर निकाल लिया जाए तो ऐसी आकृति प्राप्त हो रही है, बी ओ ए फिर डी ई। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या रिलेशन है, एक बड़ा वाला त्रिभुज एक छोटा वाला त्रिभुज। अब प्रमाण देकर साधारण प्रतिज्ञा लिखने के बाद लिखिएगा कि तो सिद्ध करना है कि इतना इतना इतना, जैसे आप त्रिभुज में सवाल को बनाते हैं वैसे ही अब प्रमाण दे करके लिखिएगा, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज बी डी ई में कोई दिक्कत, कोण डी बराबर कोण ओ कितना, फिर कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ। तो क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज बी डी ई। किसको दिक्कत, जब त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा, ये समरूपता से, जब त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा, इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। कोई दिक्कत नहीं, भुजाएं जब समानुपाती होगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, ए ओ बी में बीओ बटा बी डी बराबर ओ ए बटा डी ई बराबर ए बी बटा बीई, बीओ बटा, ठीक है, बी डी, फिर ओ ए बटा डी ई, फिर
ए बी बटा बीई। सो रहे हैं? तो ठीक है, यहाँ पे एल की आवश्यकता हमें नहीं है, तो एल को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों भिन्नों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, याद दे करके बी डी बटा बी ओ बराबर डी बटा ओ ए। हो सकता है बी डी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, बी डी की जगह पे लिखा जा सकता है बी ओ बट माइनस बी डी, सॉरी ओ डी, बोलिए, और बी ओ जो है जीव कहते हो बरकरार। तो फिर डी की जगह पर क्या हो सकता है, R2 बटा R1। अब यदि इस चीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको 1 माइनस ओडी बटा बीओ लिखा जा सकता है। देखिए तो इसको बीओ, अगर इसके यहाँ पे भिन्न के घटाओ कीजिएगा तो इतना आ सकता है बराबर R2 बटा R1। 1 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस ओडी बटा बीओ, माइनस ओडी बटा बीओ, फिर इधर 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में R2 बटा R1 माइनस 1 बाई 1, 1 की बटा 1 लिखा जा सकता है। फिर जब इसको हम हल करेंगे तो ओडी का मान कितना था H, और बीओ का मान कितना है H1। इसको हल करेंगे तो R1 R2 माइनस R1, माइनस को हटाने के लिए मतलब किया जा सकता है उधर H बटा H1 बराबर माइनस हटाएगा R1 माइनस R2 बटा R1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, अब जो है यहाँ H बटा H1 बराबर R1 माइनस R2 बटा R1। यहाँ तक ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि H1 का वैल्यू पता करना है, H1 के रूप में इसको लाना है, OB के रूप में, बड़ी त्रिज्या के रूप में, क्योंकि हमको फार्मूला में H ही दिखाना है, इसलिए H जो है किसका है, शंकु की पूरी ऊंचाई की बात की जाएगी, छिन्नक की सॉरी छिन्नक की OD। यहाँ जो फार्मूला है यह H क्या है, छिन्नक की ऊंचाई है, बड़े शंकु की ऊंचाई नहीं है, इसलिए हमको H का मान निकालना होगा। तो चलिए, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए H1 बटा H, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं मतलब भिन्न को ऊपर नीचे, तो R1 बटा R1 माइनस R2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ अगर H भाग कर रहा है, इधर गुना करेगा, H1 बराबर H R1 बटा R1 माइनस R2, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यदि बात किया जाए कि छिन्नक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़े शंकु का आयतन, पहले इतना उतारिए, छिन्नक का जो आयतन है और वहां लिखा जा सकता है शंकु ABC का आयतन माइनस शंकु ए, यहाँ तो नाम ही नहीं लिखा गया है, सॉरी BFE का। बात आप लोग क्यों कर रहे हैं, भूल गए हैं क्या? ठीक है, शंकु ABC का आयतन माइनस BFE का आयतन। शंकु ABC का आयतन का फार्मूला, शंकु का तो फार्मूला सेम होगा 1/3 पाई, इसका है कितना
R1 स्क्वायर और इसका H कितना था H1, पूरा वो भी क्या माना गया था H1 यहाँ माना गया था। देखिए तो H1 ही है ना, माने शंकु BFE का आयतन 1/3 पाई R2 स्क्वायर और AD कितना था H1 माइनस H था इतना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 1/3 पाई कॉमन हो गया, क्या बच गया इधर R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर H1 माइनस H। अब मझोला कोष्ठ का प्रयोग यहाँ पे किया जाए, छोटा कोष्ठ का प्रयोग यहाँ बीच में हो चुका है। अब देखिए हमने वैल्यू किसका निकाला है H1 का। अब जहां जहां H1 है वहां पे हम इस मान को रखेंगे 1/3 पाई, जहां H1 है उस मान को हम रखेंगे, तो R1 की जगह पे R1 रहने दीजिए, R1 स्क्वायर H1 का मान हो जाएगा छोटे कोष्ठ में H R1 बटा R1 माइनस R2, फिर माइनस R2 स्क्वायर H1 का मान यहाँ पर रखना होगा H R1 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, फिर माइनस H, फिर मझोला कोष्ठ बंद। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो है यहाँ बड़ा कोष्ठ, फिर यहाँ भी बड़ा कोष्ठ, यहाँ मझोला कोष्ठ, यहाँ मझोला कोष्ठ। सबसे पहले कोष्ठ के अंदर की प्रक्रियाएं होंगी। यहाँ तक बोर्ड आ रहा है 1/3 पाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बड़ा का निशान दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। चलिए तो R1 स्क्वायर, R1 तो इसमें डायरेक्ट गुना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखिए H R1 स्क्वायर। ठीक है, फिर R1 बटा R1 माइनस R2, फिर यहाँ R2 स्क्वायर, इसको जब हल करेंगे इसको घटाएंगे R1 माइनस R2, फिर H R1, तो उसमें होगा तो माइनस R1H प्लस R1H प्लस H R2, मॉड्यूलर कोष्ठ बंद। ठीक है, वन बाई थ्री पाई इधर रहेगा, बड़ा कोष्ठ H R1 स्क्वायर इंटू R1 बटा R1 माइनस R2, माइनस यहाँ कटने वाला है कोई R1H, ये तो कट सकता है, क्या बचेगा R2 स्क्वायर, फिर H R2 बटा R1 माइनस R2। ठीक है, फिर 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R1
R1 माइनस R2, फिर इधर जब कीजिएगा तो H R2 इंटू R2 स्क्वायर बटा R1 माइनस R2, ठीक है। 1/3 पाई, अब R2 स्क्वायर R1 दोनों R क्यू हो सकता है R1 क्यू, समझ रहे हैं, R1 माइनस R2 H हो गया, ये H R2 क्यू R1 माइनस R2 1, H दोनों में कॉमन है, 1/3 पाई H बाहर निकल जाएगा, ऊपर बच जाएगा R1 क्यू माइनस R2 क्यू बटा R1 माइनस R2। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है मालूम है, बोलिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर होता है इतना। तो R1 क्यू माइनस R क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई H R1 क्यू R2 क्यू, बोलिए R1 माइनस R2, फिर R1 स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा बटा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कट जाएगा, कितना बच गया 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर, इतना ही ना साबित करना था, छिन्नक का आयतन। अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए ये जो प्रश्न है ये आपके परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इसको सिद्ध इसलिए कराया गया है कि इसमें जो भी बातें हैं वो बातें आपके सिलेबस से परे नहीं है। आपने देखा कि त्रिभुज को समरूप करके भुजाओं को समानुपाती किया गया और भुजाओं को समानुपाती करके H1 का मान निकाला गया और H1 के मान को बैठा करके बड़े शंकु में से छोटे शंकु को घटाया गया, जिसके आधार पे आपका यह सवाल सॉल्व हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सवाल जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है तो आपको गलत लग रहा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भले ही महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन जो आपकी प्रश्नावली जो आपको बनाए, मतलब आपका जो प्रश्नावली है, जैसे कि 13.4 में जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों को बनाने के लिए इसका बेस होना बहुत जरूरी है। इसका जब बेस होगा तो उन सवालों में आपको तकलीफ नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपने इस वीडियो में छिन्नक के आयतन को निकालना सीखा है। अब मैं फिर एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें छिन्नक के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की भी बात की जाएगी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी इसी पर बैठा करके भी हो सकता है, ठीक है।